फेजेस ऑफ कंपाइलर्स का एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला है जो यूनिवर्सिटी पेपर्स में हमेशा पूछा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा एग्जाम्पल है और हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि हर एक जो एंटिटी है वो फ्लोट में है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो हर एक फेज के थ्रू जाएगा और कैसे कैसे ये चेंज होगा या हर एक फेज उसके ऊपर कैसे एक्ट होगा वो हमें लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहला फेज है लेक्सिकल एनालाइजर। जब ये एग्जाम्पल लेक्सिकल एनालाइजर में जाएगा तो लेक्सिकल एनालाइजर में क्या होता है, जो इनपुट आता है उसको अलग अलग टोकन्स में ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर इनपुट को अलग अलग टोकन्स में ब्रेक करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A, X, Y और Z ये चारों के चारों एंटिटीज आइडेंटिफायर्स है, इसीलिए यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर लिखा। देन इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो साइन है ये एट द एंड ऑफ द डे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है और इसलिए इनको हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखा। और जो इज इक्वल टू है वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है क्योंकि उसकी वजह से हम लाइक असाइन कर रहे हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट, इसको मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर बोला। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। जो 100 है, 100 एक ही नंबर बच जाता है, वो एक नंबर है या आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अब लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर और एक चीज़ होती है विच इज सिंबल टेबल में एंट्री की जाती है। तो अभी यहाँ पे ये जो हमारा सिंबल टेबल है इसके अंदर जो भी इसके अंदर के आइडेंटिफायर्स है उनकी एंट्री की जाएगी। A, X, Y और Z एंटर कर दिए और A को हम ID1 बोलेंगे यानी कि बेसिकली आइडेंटिफायर 1, ID2 फॉर X, देन Y के लिए ID3 एंड Z के लिए ID4। ओके, एंड ये क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, मतलब बेसिकली ID1 एंड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब जो हमारा आइडेंटिफायर 1 है यानी कि बेसिकली A, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिफायर के बारे में का इन्फॉर्मेशन मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल उसका टाइप क्या है, ऐसा इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को एट्रीब्यूट कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल हमारा आउटपुट जनरेट होता है लेक्सिकल एनालाइजर में वो ये है। जो हमने चीज़ों को असाइन किया था बस हमने यहाँ पे वो लिख दिया। हमने A को ID1 असाइन किया था, देन X को ID2 असाइन किया था, देन Y को ID3 असाइन किया था और जो हमारा Z है उसको ID4 असाइन किया था। बाकी सब वैसा का वैसा। देन ये हमारा अभी लेक्सिकल एनालाइजर फेज हो गया। अगले फेज के ऊपर जंप करता है विच इज सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर के अंदर पास ट्री जनरेट होता है। अभी ये हमारा सिंटैक्स एनालाइजर है और ये पास ट्री उसने जनरेट किया है। अब तुम्हें एक चीज समझने की जरूरत है विच इज सिंटैक्स एनालाइजर इसको कंसिडर करके पास ट्री नहीं जनरेट करता क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन ही है। सिंटैक्स एनालाइजर जो लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट है उसको कंसिडर करके पास ट्री जनरेट करता है और लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट जो हमने जनरेट किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि जो मुझे लाइक कैमरा में जूम करना था तो इसलिए वो फ्रेम के अंदर आ नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने वही आउटपुट लिख दिया है। तो इसको कंसिडर करके सिंटैक्स एनालाइजर में पास ट्री जनरेट होता है। अब ये पास ट्री कैसे जनरेट होगा, देखो अगर हम सीक्वेंस में भी जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ID2 इंटू ID3 हो रहा है, राइट। तो सबसे पहले ID2 इंटू ID3 लिख दिया हमने। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, जो ये पूरा का पूरा ID2 इंटू ID3 है यानी कि बेसिकली 2 मिनट, जो ये पूरा का पूरा ID2 इंटू ID3 है वो ID4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा ID2 इंटू ID3 है इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो पूरा का पूरा ID2 इंटू ID3 इंटू ID4 है ये 100 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ये जो पूरा का पूरा ID2 इंटू ID3 इंटू ID4 है इसको हमने 100 के साथ डिवाइड किया यहाँ पे। एंड बाय द वे हम यहाँ पे सीक्वेंस से ही जा रहे हैं। ओके, एंड उसके बाद फाइनली ऐड आता है एंड जो ये पूरा का पूरा है उसको ID2 के साथ ऐड किया है यहाँ पे और इसलिए ये जो पूरा का पूरा है इसको यहाँ पे हमने ID2 के साथ ऐड किया। ओके, एंड फाइनली ये जो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड है वो ID1 को असाइन किया गया है और इसलिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड है हमने ID1 को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे पास ट्री जनरेट हो गया है हमारा। अब लेक्सिकल एनालाइजर के बाद आता है सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर में क्या होता है, सिमेंटिक एनालाइजर में एक अपडेटेड पास ट्री जनरेट होती है। अब ये कैसे होता है, देखो सिमेंटिक एनालाइजर का कॉन्सेप्ट क्या था, हमने वैसे तो फेजेस ऑफ कंपाइलर में पढ़ा था बट एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि सारे के सारे एंटिटीज को हम फ्लोट कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर इक्वेशन के अंदर जो रिजल्ट है वो अगर फ्लोट है तो उधर के साइड के सारे एंटिटीज भी फ्लोट में होने चाहिए। तो अभी यहाँ पे ID2, ID3 एंड ID4 तो फ्लोट में है ही, बट जो 100 है वो फ्लोट में नहीं है, वो इंट में है, इसलिए उसको इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत है और ये अपडेशन उसको पास ट्री में डालना पड़ेगा।
ठीक है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और इसीलिए यहाँ पे हमने इस पास ट्री को अपडेट किया है और यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप डाली है जिसकी मदद से ये जो 100 है, जो इंट है, वो इंट टू फ्लोट कन्वर्ट होके आगे बढ़ेगा, यानी कि 100 से वो 100.0 हो जाएगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बाकी का सब वैसा का वैसा, बाकी की पास ट्री वैसे का वैसी है, यहाँ पे अपडेशन हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिमेंटिक एनालाइजर हो गया। अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के ऊपर आता है। अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर हम जो इनपुट उसे मिलता है, यानी कि बेसिकली पिछले वाले फेज का जो आउटपुट होता है वो एज एन इनपुट इसको मिलता है। मतलब बेसिकली जो सिमेंटिक एनालाइजर का जो आउटपुट है, मतलब बेसिकली ये पास ट्री, वो एज एन इनपुट इसको मिलेगा और उसको ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब बेसिकली इसको हमें 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। अभी कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले जनरली क्या किया जाता है, ये जो अपडेशन है उसको सबसे पहले स्टेप में डाला जाता है एंड 3 एड्रेस कोड के अंदर हम टेम्पररी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 100 था जिसको हमने इनटू फ्लोट कन्वर्ट किया था, वो सबसे पहले स्टेप में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे पहले स्टेप में हमने 100 को 100.0 में कन्वर्ट किया है, मतलब 100.0 में कन्वर्ट किया है, यानी कि बेसिकली इनटू फ्लोट में कन्वर्ट किया है। एंड जो भी आंसर है वो हमने टेम्पररी वेरिएबल 1 के अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टेप हो गया। उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ID2 इंटू ID3 किया है, राइट। तो यहाँ पे हमने ID2 इंटू ID3 कर दिया और जो भी रिजल्ट है उसको हमने T2 के अंदर, यानी कि टेम्पररी वेरिएबल 2 के अंदर डाल दिया। मतलब ये भी स्टेप हो गया। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा है, मतलब बेसिकली अब इसको T2 हम कहेंगे क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो T2 के अंदर चला जा चुका है। तो ये जो पूरा का पूरा यानी कि T2, उसको यहाँ पे ID4 के साथ मल्टीप्लाई किया है और इसलिए ये जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर हमने T2 को ID4 के साथ मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर है वो T3 के अंदर डाल दिया। मतलब बेसिकली ये जो पूरा का पूरा है उसका मतलब है T3। ओके, अब आगे क्या है, जो T3 है उसको डिवाइड किया गया है विद दिस। अब दिस ये किस में है, T1 में है, तो इसीलिए T3 डिवाइडेड बाय T1। तो इसलिए अगले स्टेप में हमने T3 डिवाइडेड बाय T1 किया है और जो भी आंसर है वो T4 के अंदर डाला है। मतलब बेसिकली यहाँ से अब यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये T4 हो गया। अब अगले स्टेप में क्या किया है, जो T4 है पूरा का पूरा उसको ID2 के साथ ऐड किया गया है और इसलिए अगले स्टेप में जो T4 है उसको हमने ID2 के साथ ऐड किया है एंड जो भी आंसर है वो ऑफकोर्स T5 के अंदर डाल दिया। मतलब ये अब पूरा का पूरा जो है वो T5 है और जो आखिरी का स्टेप है उसके अंदर T5 को हमने ID1 को असाइन कर दिया और इसलिए यहाँ पे T5 को हमने ID1 के साथ असाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जिसके अंदर 3 एड्रेस कोड हमने इस पास ट्री को कंसिडर करके जनरेट किया है। नाउ नेक्स्ट फेज इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के अंदर जो भी हमने चीजें की थी उसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है इन कोड ऑप्टिमाइजेशन। अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का जो सबसे पहला स्टेप था वो ये है। अब इस पूरे के पूरे स्टेप का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि 100 को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, यानी कि बेसिकली 100 को 100.0 में कन्वर्ट करना, राइट। तो अभी ये स्टेप करने के जगह पे जहाँ पे T1 यूज किया गया है आगे, अगर उसके जगह पे हम डायरेक्टली 100.0 लिख देंगे तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इधर कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर इसको हम ऑप्टिमाइज कर देंगे एंड ये स्टेप लिखेंगे ही नहीं, उसके जगह पे जहाँ पे T1 यूज किया गया है वहाँ पे डायरेक्टली 100.0 लिख देंगे, ठीक है। देन अगला स्टेप ये है ID2 इंटू ID3। अब इसके अंदर ज़्यादा हम चेंजेस कर नहीं सकते, इसलिए ये स्टेप यहाँ पे वैसा का वैसा लिखा गया है ID2 इंटू ID3 एंड जो भी आंसर है उसको हमने टेम्पररी वेरिएबल 1 के अंदर डाल दिया है। मतलब बेसिकली जो यहाँ का T2 था वो यहाँ का T1 है, ओके। एंड अगला स्टेप यानी कि बेसिकली T2 इंटू ID4, यहाँ पे भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए सेम स्टेप यहाँ पे रिपीट किया गया है। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ का जो T2 है वो यहाँ का T1 है एंड वो इंटू ID4, सेम स्टेप यहाँ पे रिपीट किया गया है एंड जो भी आंसर है वो हमने T2 के अंदर डाल दिया। मतलब बेसिकली जो यहाँ का T3 है वो यहाँ का T2 होगा, ओके। आगे अब अगले स्टेप में क्या है, T3 डिवाइडेड बाय T1। मतलब यहाँ पे T2 जो यहाँ का T3 था यहाँ का T2 है, मैंने पहले बोला था एंड ऑब्वियसली हमने प्रूव भी किया था। तो T2 डिवाइडेड बाय T1, तो T1 के जगह पे हमने डायरेक्टली 100.0 लिख दिया, ठीक है, खत्म। एंड जो भी आंसर था वो हमने अभी T3 के अंदर डाल दिया। मतलब बेसिकली यहाँ का जो T4 है वो यहाँ का T3 होगा, ओके। एंड फाइनली आखिरी स्टेप में देखो, अभी यहाँ पे T5 जो है वो ID1 है, ओके। तो T5 के जगह पे हम डायरेक्टली ID1 लिख देंगे एंड इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, T4 यानी कि बेसिकली यहाँ का T3
प्लस ID2 खत्म। ये हमने इस चीज़ को ऑप्टिमाइज कर लिया। जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स लग रहे थे, यहाँ पे 4 ही स्टेप्स लग रहे हैं। तो बेसिकली इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड। अब मुझे पता है कि ये टॉपिक आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है एंड आपको ये भी पता है कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, या तो इस टॉपिक के ऊपर या तो फेजेस ऑफ कंपाइलर के ऊपर। अब टेक दिस फ्रॉम मी, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का एग्जाम खुद जाके दे चुका हूँ। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व करोगे अच्छे से, जो कि ऑब्वियसली आपको मेरे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, अब हमारे अगले फेज के ऊपर जंप करते हैं, विच इज कोड जनरेशन। जो कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमने किया था उसी को कंसिडर करके हमें फाइनल कोड जनरेट करना है, और इसके अंदर हम रजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, देखो सबसे पहले स्टेप में क्या किया गया है, दिस इनटू दिस किया गया है, बट यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है। ठीक है, तो रजिस्टर्स के मदद से हमें इन आइडेंटिफायर्स को हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ID2 है इसको हम रजिस्टर 1 के अंदर मूव कर देंगे, और जो हमारा ID3 है इसको हम रजिस्टर 2 के अंदर मूव कर देंगे। एंड यहाँ पे ये FF क्या है, सारी की सारी एंटिटीज जो है हमारी वो सारी की सारी फ्लोट में है, इसलिए आपको F हर जगह पे दिखेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो दिस इंटू दिस किया गया है, इसीलिए R2 इंटू R1 यहाँ पे हमने किया। ओके, और जो भी रिजल्ट आएगा वो R2 में चला जाएगा। अब दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जो हमारा फेजेस ऑफ कंपाइलर का वीडियो था वहां पे मैंने यहाँ पे लोड लिखा था। तो अभी यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ पे मूव लिख रहे हो या लोड लिख रहे हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। जनरली मूव लिखते हैं, बट इट्स योर चॉइस। एंड दूसरी चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे R1 R2 में गया है, बट मेरे पिछले वीडियो में या जनरली कुछ बुक्स में इधर की साइड उधर चले जाती है। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम मशीन टू मशीन। कुछ मशीन्स उधर का इधर लाती है और कुछ मशीन्स इधर का उधर लाती है। तो आप कुछ भी करो, मैटर नहीं करता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो R2 इंटू R1 कर दिया हमने, मतलब बेसिकली ये वाला स्टेप हमारा हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप में T1 इंटू ID4 किया गया है। तो अब यहाँ पे नया आइडेंटिफायर यहाँ पे आया है, इसलिए जो ID4 है उसको हम R3 इस रजिस्टर के अंदर मूव कर देंगे सबसे पहले, और उसके बाद जो ID4 है मतलब बेसिकली जो R3 वो मल्टीप्लाई हो रहा है विथ T1 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके अंदर है, R2 के अंदर, इसलिए यहाँ पे R2 के साथ R3 का मल्टीप्लाई किया गया है। अब आगे क्या किया गया है, 100.0 जो है उसको डिवाइड किया गया है विथ T2 क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो R2 में गया था, तो इसीलिए 100.0 को R2 के साथ डिवाइड किया गया है। ओके, एंड नेक्स्ट ID2 प्लस T3। ओके, तो अभी यहाँ पे जो ID2 है वो R1 के अंदर हमने स्टार्टिंग में मूव किया था, इसलिए यहाँ पे R1 लिखा, और एडिशन विथ T3 क्या है, T3 दिस डिवाइडेड बाय दिस था, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस R2 के अंदर गया था, इसलिए यहाँ पे R2 लिखा है और दोनों का एडिशन हो गया। एंड जो फाइनल इन दोनों का एडिशन का जो आंसर है वो R1 के अंदर चले जाएगा, और इसीलिए फाइनली क्या है, ये जो इसका आंसर है मतलब बेसिकली R1, इसको हमें मूव करना है टू ID1। तो जो R1 है वो ID1 के अंदर मूव हो जाएगा। अभी मैं चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को एज होमवर्क प्रॉब्लम ले और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि एटलीस्ट इस प्रॉब्लम का लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या आएगा। अगर आप चाहो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बाकी के भी फेजेस के आउटपुट्स शेयर कर सकते हो, जैसे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का आउटपुट, कोड ऑप्टिमाइजेशन का आउटपुट, एंड फाइनली कोड जनरेशन के अंदर अगर सपोज आपने ये डाला डायरेक्टली प्रोसेस के अंदर से तो क्या आउटपुट आएगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इसके अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।